नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जब खुद पर आन पड़ी तो किरण बेदी पीएम मोदी को शायरी सुनाते हुए सुना रही हैं, अपने घर के हालात दिखा रही हैं और कहती कि प्रधानमंत्री जी कुछ तो करिए, अब आपके दखल देने का वक्त आ गया है। यही किरण बेदी कुछ समय पहले कहा करती थी कि हर काम प्रधानमंत्री थोड़े करेंगे, उसके लिए सचिव हैं, उसके लिए अधिकारी हैं, उसके लिए राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। तरह तरह के प्रवचन किरण बेदी ने दिए थे। लेकिन अब क्या हालात हो गए हैं, अब सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो किरण बेदी पीएम मोदी को अपने घर का एक्यूआई दिखा रही हैं, दिखा रही कि देखिए कितने खतरनाक हालात में पहुंच गया है मामला। उसके बाद एक ट्वीट किए जा रही हैं, दिल्ली का धुआं दिखा रही है, उसके बाद शायरी सुना रही हैं। एक के बाद एक 3 ट्वीट किरण बेदी ने किए हैं और यह दिखाया है कि दिल्ली पर अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री के दखल देने का वक्त आ गया है। यही किरण बेदी जब केजरीवाल की सरकार थी तो कहा करती थी कि सारा काम प्रधानमंत्री थोड़े देखेंगे। अब क्या कहती है किरण बेदी? किरण बेदी ने अपने घर का एक्यूआई दिखाते हुए और इसके अलावा पीएम मोदी से दखल की मांग करते हुए क्या कहा है, इस ट्वीट की मैं हिंदी आपको बता देता हूं, हिंदी अनुवाद करके क्या कहा है किरण बेदी ने। किरण बेदी कहती हैं, इस समस्या से निपटना मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लाखों लोग परेशान हैं और खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। बेबसी के इन हालात में किरण बेदी पीएम को टैग करती हैं, उनके दफ्तर को टैग करती हैं और कहती हैं, सर कृपया इस चुनौती को अपने हाथ में ले। हम आपको एक मार्गदर्शक और उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाएं ताकि समन्वित कार्रवाई हो सके। इन राज्यों के मुख्य सचिवों को जवाबदेह बनाएं। तो पीएम मोदी से अपील कर रही हैं कि आप अपने हाथ में मामला ले लीजिए। आगे कहती हैं, पीएमओ इंडिया मतलब पीएम के दफ्तर को टैग करते हुए कहती है, कृपया इस चुनौती का नेतृत्व करें। इसमें मजबूत समन्वय और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। हम सभी इस संकट से जूझ रहे हैं। आपका नेतृत्व इस गिरावट को रोक सकता है और रिकवरी की शुरुआत करा सकता है। किसी भी चीज को बात के लिए मत छोड़िए। और पीएम चूंकि 2047 की बात करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो इस तरह की भाषणबाजी पर शायरी सुनाते हुए कहती हैं किरण बेदी, क्या कहती हैं, किसी भी चीज को बात के लिए मत छोड़िए। बाद में कॉफी ठंडी हो जाती है, बाद में आपकी दिलचस्पी कम हो जाती है, बाद में दिन रात में बदल जाता है, बाद में लोग बड़े हो जाते हैं, बाद में लोग बूढ़े हो जाते हैं, बाद में जिंदगी गुजर जाती है, बाद में आप इस बात का अफसोस करते हैं कि मौका होने पर आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो शायरी सुनाते हुए पीएम मोदी के नाम ट्वीट करती हैं किरण बेदी। उसके बाद टीवी वाले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं कि मैडम आपने दिल्ली के पोल्यूशन पर यह बात की है, आपने पीएम मोदी को टैग किया है, आपने पीएम मोदी से मामला हाथ में लेने की अपील की है, जबकि आप ही थी जो कुछ साल पहले कहा करती थी, जब केजरीवाल की सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी दिल्ली में, तो आपने ही तो कहा था कि सब कुछ पीएम मोदी थोड़े करेंगे। तो किरण बेदी एकदम से यू टर्न मार लेती हैं, कहती है पहले मैं पुंडीचेरी में रहती थी, अब मैं दिल्ली आ गई हूं, तो अब मुझे दर्द समझ में आया है। अपनी पीड़ा बताते हुए किरण बेदी टीवी इंटरव्यू में आखिरकार क्या कहती हैं? वो कहती हैं, मुझे लगता है अब मैं शायद सहन नहीं कर पा रही हूं। पहली बार मैं शाम को टहलने नहीं जा रही हूं, सुबह की वॉक भी नहीं कर पा रही हूं। मुझे तुरंत असर महसूस हो रहा है। मैं नवंबर की ठंड, नवंबर की धूप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही हूं। मैं सीधा प्रभावित हुई हूं और मुझे लगा कि मैं कैसे यहां रहूं। क्या मैं यहां से जा सकती हूं? नहीं जा सकती। मेरा पूरा इकोसिस्टम यहां है, हम सबका है। हर कोई गोवा या किसी पहाड़ पर नहीं जा सकता। हमने दिल्ली में एक बहुत बिखरा हुआ दौर देखा है। कई मामलों में दिल्ली नियंत्रण से बाहर थी। अब कोई कारण नहीं है कि सहयोग ना हो। सभी पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय हो सकता है और मेरा मानना है कि इसमें 24 से अधिक जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। यह राजनीतिक नेतृत्व का मामला है, भारी राजनीतिक निर्णयों का। शायद पहले कदम नहीं उठाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए कभी देर नहीं होती। और मुझे याद है जब प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया था, उन्होंने इसे आपदा कहा था। तो प्रधानमंत्री ने पोल्यूशन को आपदा भी बताया था। पुराना बयान याद दिला रही है किरण बेदी। आगे कहती हैं, अब ये हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं, ये बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, ये डूबने जैसा है, हम इसमें डूब रहे हैं। तभी मुझे लगा कि मैंने सबसे प्रभावी नेतृत्व देखा है, समन्वय, जवाबदेही और टीम वर्क, और वही नेतृत्व स्थिति को संभाल सकता है। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि 2017 और 2025 में 8 साल का अंतर है। तो 2017 में जो बयान दिया था, अब किरण बेदी कहती 8 साल का अंतर है। आगे कहती हैं, परिस्थिति बदल गई है। पहली बार मैं खुद एयर प्यूरिफायर ढूंढ रही हूं, लेकिन क्या मैं सिर्फ एयर प्यूरिफायर के साथ बंद कमरे में सक्रिय रह सकती हूं? मैं तो नियमित शाम की वॉक करने वाली व्यक्ति हूं, अब चल नहीं सकती। 2017 में मैं पुडुचेरी के बीच पर चलती थी। मुझे कभी ऐसा असर महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं दिल्ली की निवासी नहीं थी। मैं तो सिर्फ पिछले 2.5-3 साल से दिल्ली में हूं
और अब मुझे इसका असर महसूस हो रहा है। पुडुचेरी में कभी ऐसा नहीं लगा, एक बाहरी व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता जितना मैं अब महसूस कर रही हूं। शायद मुझे खुद एक पीड़ित बनना पड़ा ताकि इसकी तीव्रता समझ आए। तो किरण बेदी अब कहती हैं कि मुझ पर पड़ी है, मुझे दर्द समझ आया है, अब पता चला है कि दिल्ली के हालात क्या है, बाहर से मैं समझ नहीं पाई, इसीलिए बोल दिया था कि प्रधानमंत्री सब कुछ थोड़े करेंगे। अब कहती कि प्रधानमंत्री जी अब हालात बद से बदतर हो गए हैं, हालात भयानक हो गए हैं, मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रही, तो कृपया दिल्ली के पोल्यूशन पर कुछ करिए, समन्वय करिए, राज्यों के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करिए और दिल्ली को इस धुएं से आजादी दिलाइए। तो किरण बेदी अब पीएम मोदी से अपील कर रही हैं और पीएम मोदी भी ऐसे बयान देते आए हैं, प्रवचन देते आए हैं कि देखिए हमें आगे की पीढ़ी का भी सोचना पड़ता है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है। अगर पीएम मोदी को भविष्य की वाकई चिंता है तो वाकई दिल्ली के पोल्यूशन पर कुछ करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी इसी राजधानी में रहते हैं, जब विदेशी दौरों पर नहीं रहते या चुनाव प्रचार में नहीं होते तो ज्यादातर समय दिल्ली में ही बिताते हैं। तो उनको कम से कम अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए दिल्ली के आसपास एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए इस मामले को वाकई अपने हाथ में लेना चाहिए। अब तो राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। पंजाब को छोड़ दिया जाए, पंजाब के ऊपर चूंकि बीजेपी के नेता कई बार आरोप लगाते कि वहां पराली जलती है इसीलिए पोल्यूशन होता है, सारा दोष किसानों के मत्थे बढ़ दिया जाता है। लेकिन जब पटाखे जलाने की बारी आती है तो उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है। सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, धर्म की ताकत दिखाने वाले ट्वीट किए जाते हैं बीजेपी नेताओं द्वारा, जबकि दिवाली का पटाखों से कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म के अनुसार बात की जाए, अगर इतिहास की बात की जाए तो ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। अगर भविष्य की वाकई चिंता है तो पीएम मोदी को अपने इन बयान बहादुर नेताओं को भी शांत करना चाहिए, देश को समझाना चाहिए, मन की बात करनी चाहिए, एक पीएम वाला लाइव करना चाहिए और बोलना चाहिए, इतिहास बताना चाहिए। या तो यह बता दे कि भैया इतिहास में कैसे पटाखे बजाने की परंपरा है दिवाली के त्योहार पर, या ये अपील कर दें कि देखिए दिवाली खुशियों का त्योहार है, दिवाली में हमें पशु पक्षी प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी खुश हो सके। जैसे मैंने सुना अभी अयोध्या गए थे पीएम मोदी तो डीडी न्यूज के एक एंकर कमेंट्री कर रहे थे कि देखिए आज नर नारी खग वृंद सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो खग वृंद भी खुश रह सके दिवाली के मौके पर। इस तरीके से हमें त्योहार मनाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को जनता को इस बारे में जागरूक करना चाहिए। सनातन धर्म प्रकृति की पूजा करने वाला धर्म है, इस सच्चाई से देश की जनता को अवगत कराना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करनी चाहिए कि खुशी के साथ दिवाली मनाइए, मिठाई बांटिए, एक दूसरे को बधाई दीजिए, लेकिन पटाखे मत बजाइए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री वाकई इस चैलेंज को कबूल कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।